नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार के 3 समेत कुल 45 पंचायत प्रतिनिधि होंगे सम्मानित। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश में चल रहे जमीन सर्वे के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। वंशावली में बहन बेटियों के नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का गणित और वाचन कौशल विकसित करने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के लिए बिहार के 3 समेत कुल 45 पंचायत प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर शामिल हैं। इस पंचायत को स्वास्थ्य सेवा में श्रेष्ठ कार्य के लिए चयनित किया गया है। वहीं नालंदा जिले के एकंगर सराय प्रखंड के पार्थु पंचायत की मुखिया तृप्ति कुमारी को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पुरस्कार और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड के पुनहाड़ा ग्राम पंचायत की मुखिया निभा कुमारी को सुशासन युक्त पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा औरंगाबाद, नालंदा, मधेपुरा, कटिहार और अररिया जिले के कुल 44 मुखिया भी इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्यप्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के फाइनल में शामिल युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के 51 केंद्रों में आयोजित इस 7वें हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। फाइनल में विद्यार्थियों की 1300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक साथ इन 51 केंद्रों पर हैकाथॉन का आयोजन कर रही है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण सौंपे गए हैं। संस्थान स्तर पर 86,000 टीमों ने हैकाथॉन में भागीदारी की और इन संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए लगभग 49,000 विद्यार्थियों की टीमों की अनुशंसा की गई। समाचार कक्ष से जया भारती। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार वंशावली में बहन बेटियों के नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि महिलाएं पिता की जमीन में स्वामित्व त्याग का शपथ पत्र नहीं देती हैं तो जमीन पर उनका अधिकार कायम रहेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार किसी रैयत के पास जमीन के स्वामित्व के कागजात नहीं होने की स्थिति में भूखंडों के चौहद्दीदारों के बयान पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। इस जमीन का खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। सभी शोध लेखों को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक देश एक शुल्क योजना अगले वर्ष शुरू होगी। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों को उनके शोध प्रकाशनों के लिए एकीकृत सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगी। अब तक प्रत्येक संस्थान को इन शोध प्रकाशनों की सदस्यता के लिए स्वयं भुगतान करना होता है। एक रिपोर्ट।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दुनिया के 30 प्रमुख शोध प्रकाशकों के पूर्ण संग्रह को निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। पहले चरण के तहत लगभग 6,300 सरकारी शिक्षा संस्थानों के 1,77,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। इसमें स्टेम, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की सभी धाराएं शामिल है। भारतीय शोधकर्ताओं की सीमित दृश्यता की समस्या से निपटने के लिए भारतीय लेखकों को आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस (APC) पर छूट मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि ONOS योजना के तहत विभिन्न चरणों को कैसे लागू किया जाएगा। फेज 1 में हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको मिलाया, उसको एक्सपीरियंस करके हम फेज 2 में हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे मिलाया जाए। और फेज 3 जब होगा कि जब आपके कोई भी नागरिक देश का अगर वो नॉलेज को एक्सेस करना चाहता है कर पाए, तो वो फेज 3 होगा। यह योजना 2027 तक 3 सालों के लिए लागू की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में छात्रों को कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों के अतिरिक्त भी विषय लेने की छूट होगी। UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपनी पसंद का विषय चुनने में सुविधा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से 37 की बजाय 63 विषयों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालयों को एक ही राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके CUET ने प्रवेश को सुव्यवस्थित बनाया है। छात्र वर्ष 2025 से अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 6 थी। इस साल पहली बार परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, प्रादेशिक समाचार के लिए। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इन कक्षाओं में गणित और रीडिंग कौशल विकसित करने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की अनियमितता की जानकारी नहीं देने वाले अधिकारी और कर्मचारी को बर्खास्त करने का निर्णय किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी स्कूलों की जांच के दौरान ये जानकारी मिली है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों की फर्जी उपस्थिति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना है। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। राज्य के शेष हिस्सों में मध्यम स्तर का कुहासा देखा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पटना का गांधी मैदान राज्य का सबसे प्रदूषित स्थान बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 440 दर्ज किया गया। यह गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं राज्य भर में सासाराम शहर का AQI सबसे खराब दर्ज किया गया है। यहां का सूचकांक 297 रिकॉर्ड किया गया। सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स योजना के लिए आवेदन की तिथि 17 जनवरी तक विस्तारित कर दी है। इसके तहत अब सभी पैक्स ई-सहकारिता पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 3 पैक्स को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर पर भी शीर्ष 3 पैक्स को सम्मानित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल ओपन स्कूल NIOS के 18 माह के DLED कोर्स को मान्यता दे दी है। न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आदेश के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में NIOS से DLED परीक्षा पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे।
रेलवे ने प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ के मद्देनजर कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन अलग अलग तारीखों पर रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना सिकंदराबाद, दानापुर बेंगलुरु, पटना पुरी, धनबाद कोयम्बटूर, राजगीर पटना, पटना क्यूल, पटना गया स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन कल से 31 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों पर रद्द रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्य में कृषि उपकरणों की गुणवत्ता की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनरी टेस्ट सेंटर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र भागलपुर जिले के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि अयोग्य राशन कार्ड धारियों को सूची से हटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली की 1000 से अधिक दुकानों की जांच की गई, जिसमें से 53 दुकानों में अनियमितता मिली है। पटना जिले के बिहटा में एक ट्रक चालक से घूस लेने का वीडियो वायरल होने के मामले में यातायात एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। जिले के दानापुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर पटना सिटी थाना क्षेत्र से उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की टीम ने 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रही 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। बालिका अंडर 20 के हैपाथलॉन प्रतियोगिता में निशी कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्यसभा के सभापति पर विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, धनखड़ के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। दैनिक जागरण लिखता है, बिहार पुलिस में 18 सालों में 27 गुना हुई महिला पुलिसकर्मी। दैनिक भास्कर ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे जमीन सर्वे पर लिखा है, जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, फिर भी यह आपकी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार के 3 समेत कुल 45 पंचायत प्रतिनिधि होंगे सम्मानित। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश में चल रहे जमीन सर्वे के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। वंशावली में बहन बेटियों के नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का गणित और वाचन कौशल विकसित करने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।